नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज हम बात करेंगे दो ऐसी सीटों के बारे में जो बीजेपी के लिए अवैध किले के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन दोनों पर ही कैसे अलग अलग कैंडिडेट्स ने सेंधमारी कर ली, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की बांकीपुर सीट की, जो कई मायनों में बेहद खास मानी जाती है। विधानसभा सीट बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बता दूं, उपचुनाव में ये सीट प्रशांत किशोर ने अपने नाम कर ली है, वो भी बहुत बड़े अंतर के साथ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को बड़े अंतर से हराया है और ये सीट अपने नाम कर ली। अब इस सीट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर 2025 तक लगातार यहाँ कब्जा करते आई है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। हालांकि इससे पहले ये पटना के पश्चिमी सीट के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद ये बांकीपुर सीट बन गई और बीजेपी यहाँ लगातार जीतती रही है। 2010, 2015, 2020, 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नबीन ने यहां से बड़े अंतर से जीत लगातार दर्ज की और इस वक्त अब वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुए और जहां पर अब बाजी मारी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। यहाँ पर विपक्षी दल आरजेडी या फिर कांग्रेस कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना उतार दे, लेकिन जीतता हमेशा, जो जीत है वो हमेशा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही मिली है। यहाँ पर बीजेपी की जो ये सीट है, ये गढ़ मानी जाती रही है और ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल रही है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए क्योंकि नितिन नबीन यहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं। इससे पहले उनके पिता इस सीट से विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन के सामने ये चुनौती थी कि इस सीट को जिताएं। और चुनौती सिर्फ नितिन नबीन के सामने नहीं थी, चुनौती मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगे भी थी। उनकी ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो, आप कह सकते हैं कि फेल हुए हैं। और इसके बाद अब जो मौका है वो समीक्षा का है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समीक्षा करनी होगी कि आखिर कैसे यहाँ पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस सीट की मैं कुछ बातें और आपको बताती हूँ। सामाजिक व जातीय समीकरण यहाँ किस तरीके का है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मतदाता हैं वो सवर्ण हैं और कायस्थ यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होती हैं। ये शहरी सीट है और यहाँ पर इसीलिए बीजेपी का अभी तक दबदबा रहा है। बांकीपुर सीट पर कायस्थ समुदाय और शहरी या बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके मतदाताओं की यहाँ पर बड़ी आबादी है और ये सामाजिक वर्ग पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, जिसे बीजेपी को चुनाव प्रचार में हमेशा बम्पर जीत मिलती रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समझने में कुछ गलती बीजेपी के साथ यहाँ पर हो गई। जो सोशल इंजीनियरिंग है उनकी यहाँ पर काम नहीं आई और इसीलिए पीके की स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनी कि उन्होंने जनता के मन को छू लिया। बांकीपुर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है और ये पटना के मुख्य शहरी व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर करता है। बिहार में जहां जातिगत ग्रामीण राजनीति हावी रहती है, वहीं बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र बीजेपी के लिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ और लोकप्रियता साबित करने का मंच बनता रहा है। और इस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उनके पुत्र नितिन नवीन ने लंबे समय तक किया। इस सीट ने बीजेपी को राज्य व केंद्रीय संगठन में कई मजबूत नेतृत्वकर्ता दिए हैं। प्रशांत किशोर जब से बिहार में जनसुराज अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बांकीपुर जैसे शहरी और कैडर आधारित क्षेत्रों के लिए उनकी रणनीति 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही है। पहला मुद्दा उनका ये रहा है कि चेहरा नहीं मुद्दा, यानी कि आप किसी चेहरे को वोट मत कीजिए, आप मुद्दे पर वोट कीजिए, आपके लिए काम कौन करता है। प्रशांत किशोर की रणनीति ये साबित करने के लिए रही कि जो बीजेपी की सुरक्षित सीट है, जिसे सुरक्षित किले के तौर पर देखा जा रहा था, उन्होंने उसके कोर मुद्दों को छुआ, जैसे जल जमाव या फिर विकास, ट्रैफिक, पलायन, बेरोजगारी। ये तमाम वो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने जवाबदेही मांगना शुरू किया और उसी का नतीजा था कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए।
दूसरी उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो गैर पारंपरिक और शिक्षित उम्मीदवारों की तलाश। यहाँ पर एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की तलाश रही है और हालांकि नितिन नवीन भी पढ़े लिखे हैं और इसके बाद प्रशांत किशोर ने यहाँ पर शिक्षा को एक प्रमुख मुद्दा बनाया और जब आज वो जीते तो उन्होंने फिर से इस मुद्दे को दोहराया, शिक्षा के मुद्दे को दोहराया और दूसरा उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को आज फिर से दोहराया। तो दूसरी ये स्ट्रैटेजी जो प्रशांत किशोर की थी वो काफी कारगर साबित हुई। तीसरा, हिंदू कायस्थ मध्यम वर्ग के कोर वोट में सेंधमारी करना। बीजेपी के कैडर वोट बैंक को चुनौती देने के लिए पीके सीधे जातीय समीकरणों पर हमला करने के बजाय सुशासन, व्यापारिक सहूलियत और बिहार के पलायन रोकने मुद्दे उठाकर शहरी मध्यम वर्ग को अपने पाले में करने की वो कोशिश करते रहे और बांकीपुर जैसी बीजेपी की अभेद्य सीट पर प्रशांत किशोर की रणनीति पारंपरिक जातिगत राजनीति से हटकर स्थानीय शहरी समस्याओं और सुशासन के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी के कैडर वोट बैंक को उन्होंने रिझाने की कोशिश की और आखिरकार वो इसमें कामयाब रहे और आज पीके के खाते में ये सीट आ गई। अब यहाँ से बिहार में क्या बदलेगा पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार में यहाँ से ये बदलेगा जिस तरीके से आप याद करिए विधानसभा का चुनाव 2025 में यहाँ पर प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लंबे समय तक कई महीनों तक वो जमीनी तौर पर अलग अलग जगहों पर जाते, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते और भीड़ भी इकट्ठी होती थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाई, उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और फिर मौका आया उपचुनाव का और यहाँ पर प्रशांत किशोर ने आज बम्पर वोटों से जीत हासिल कर ली और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो काम आई और कहीं ना कहीं ये बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। ये कहना ज़रूर जल्दबाजी होगी कि क्या इन्हें विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों को अलग अलग स्तर पर भी समीक्षा करनी होगी कि आखिर चूक कहाँ रह गई और पीके की ये जीत उनकी पार्टी में नई जान डालने की भी पूरी ताकत से कोशिश करेगी। और आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा है, नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब प्रशांत किशोर यहाँ से नहीं रुकने वाले हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे वो मुद्दे लेकर आते रहेंगे जिससे सरकार को असहज वो करते रहेंगे। एक बार मैं प्रशांत किशोर के बारे में आपको बता देती हूँ उनका करियर कैसे शुरू हुआ। तो 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। पीके को किंग माना जाता था कि वो जिस पार्टी के साथ हो उस पार्टी को जिता देते हैं, इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर 2015 से 21 नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन समेत कई नेताओं के लिए उन्होंने चुनावी रणनीतियां बनाई। इसके बाद 2022 में उन्होंने खुद तय किया और बिहार में जन सुराज यात्रा उन्होंने शुरू की और उसमें आम लोगों को जोड़ा, शिक्षित वर्ग को जोड़ा और उन्होंने ये आह्वान किया कि बिहार की राजनीति में बदलाव के लिए है। 2024 में उन्होंने जन सुराज पार्टी का गठन किया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 238 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन खुद वो तब चुनावी मैदान में नहीं उतरे। 2025 चुनाव परिणाम आया तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 3.44% वोट शेयर उन्हें जरूर मिला और बांकीपुर उपचुनाव से पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत के साथ आगाज किया। ये ज़रूर हुआ जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो लोगों ने ये चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि क्या प्रशांत किशोर अब एक्टिव राजनीति में रहेंगे या वापस वो रणनीतिकार के तौर पर काम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें एक मौका मिला उपचुनाव में और उन्होंने बांकीपुर, जो बीजेपी की 1990 से परंपरागत सीट रही है, वहां से धमारी कर ली और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब एक और ऐसी सीट की बात करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के दतिया की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय तक दतिया और पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। 3 बार के विधायक और पावर सेंटर माने जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। 2008, 2013, 2018 विधायक रहने के साथ वो शिवराज सरकार में गृह मंत्री और राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2023 में जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो नरोत्तम मिश्रा जीत हासिल करने में नाकाम रहे और फिर बारी आई जब उपचुनाव की तो एक बार फिर से पार्टी ने अब उन पर विश्वास नहीं जताया और उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दी गई, बल्कि विश्वास किया गया आशुतोष तिवारी पर।
दतिया का विकास और वहां का प्रशासनिक तंत्र जो है वो लंबे समय तक नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। मजबूत कैडर और व्यक्तिगत आधार नरोत्तम मिश्रा का इस कदर उस इलाके में हावी है कि आप खुद अंदाजा लगाइए, जब नरोत्तम मिश्रा के टिकट उन्हें नहीं दिया गया, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उठाया गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, तमाम जो जिला स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता हैं सबने सार्वजनिक तौर पर रिजाइन कर दिया और आक्रोश भी खूब दिखाई दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया कि आप रोड मत ब्लॉक कीजिए, हंगामा मत कीजिए, मेरा टिकट काटने का फैसला ऊपर से था, यहाँ से नहीं कटा है। जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा ज़रूर चल रही थी कि क्या नरोत्तम मिश्रा वाकई जो बातें कह रहे हैं वो उनके अंदर भी वही चीज़ें चल रही हैं या फिर कुछ भितरघात होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के राजेंद्र भारती से बेहद करीबी मुकाबले में 2023 में नरोत्तम मिश्रा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। उपचुनाव में भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी को टिकट देने के फैसले ने सबको ही चौंका दिया था। नरोत्तम मिश्रा दतिया में लंबे समय से सत्ता में थे, जिससे स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ गुटबाजी और सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। और 2023 की हार के बाद आला कमान को ये जरूर लगने लगा कि दोबारा अगर नरोत्तम को उतारते हैं तो वही पुरानी एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। दतिया सीट पर ब्राह्मण और अहिरवार दलित मतदाताओं की जो संख्या है वो निर्णायक भूमिका निभाती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद जिस तरीके की नाराजगी देखने के लिए मिली थी, ब्राह्मण वोट बैंक में कोई असंतोष या नाराजगी ना फैले, इसीलिए पार्टी ने एक दूसरे सशक्त ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं उन पर दांव खेला। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के आने के बाद भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार, आपने ये देखा भी होगा, राज्यों में नए और संगठन आधारित चेहरों को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। पुराने बड़े जो क्षत्रप हैं, यानी कि आप मानिए जिनका एक क्षत्र राज चलता था, उन पर अब निर्भरता धीरे धीरे कम करके संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना भी इसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा था। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का सियासी प्रभाव आज भी मजबूत है, लेकिन 2023 की हार और स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को बेअसर करने के लिए भाजपा ने अपना नया चेहरा प्लस आरएसएस पृष्ठभूमि प्लस ब्राह्मण समीकरण पर दांव लगाया। उसी के रणनीति के तहत आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन आशुतोष तिवारी को यहाँ आपको बता दूं हार का सामना करना पड़ा और जो उनका मुकाबला था वो था कांग्रेस के घनश्याम सिंह से। और यहाँ पर घनश्याम सिंह को बम्पर जीत मिली है और एक बार फिर जो ये सीट थी वो भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर उपचुनाव क्यों हुए, तो बीजेपी के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री माफ कीजिएगा मौजूदा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता अयोग्यता रद्द होने के कारण ये सीट खाली हुई और इसी के चलते यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हुई। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जब आज आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा तो ये चर्चा भी चल रही है, क्या नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्होंने भितरघात किया। ऊपरी दिखावे के तौर पर तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या अंदरूनी तौर पर नरोत्तम मिश्रा आज भी नाखुश थे। जो सपोर्टर्स ये ज़रूर कह रहे थे, नरोत्तम मिश्रा खुद कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर हाल ही में कह चुके थे कि उन्हें अब किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति नरोत्तम मिश्रा को करीब से जानता है वो ये समझता है कि वो कद्दावर नेता है और वो शांत बैठने वाले नेता तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी एक ऐसा भी वक्त था जब मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जाने लगा था कि आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा के चेहरे को पेश किया जाए, क्योंकि वो गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते रहे। लेकिन जब उनका टिकट कटा तो ऐसा भी माना जाने लगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीतिक पारी है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ये तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का वक्त है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट बांकीपुर उन्होंने गंवाई और दूसरी दतिया उनके हाथ से छिटक गई। क्या यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट उतारने में गलती कर दी, क्या जनता का मन पड़ने में गलती कर दी, या विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया? ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिस पर समीक्षा होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।